कौन से ऐसे 3-4 फूड्स हैं जो रॉ कभी नहीं खाने चाहिए? पालक Raw, कभी नहीं खाना चाहिए। आपके सारे दाल्स, लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, उसको हम उबाल के खाते हैं। आपके ड्राई फ्रूट्स को भी आप भिगो के खाइए, कच्चा ना खाएं। While doing all of those research, उसमें मुझे एक चार्ट मिला था which was organ chart. अगर आपके fear और anxiety है तो क्या खराब होता है? Is that true? Your intentions controls your thoughts, and your thoughts impacts your emotions, and your emotions impacts your organs. Now, lungs and kidneys function in pairs. If the couple in your family is not functioning properly, children have lung disorders. 70 to 80% of your serotonin and dopamine, which is your happiness drug, is produced in the gut. Cortisol also comes from the gut. Your digestion is directly impacted by your emotions. जब आपको गुस्सा आता है, आप कुछ भी अच्छा भी खाओगे ना, वो खाना जहरीला बन जाता है आपके शरीर में। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स, लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपकी प्रोफाइल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखी, दैट वाज टंग चार्ट। ये क्या होता है? टंग को देख के कैसे बीमारियां पता चलती है? आज की हमारी गेस्ट हैं डिम्पल जांगड़ा, एक लाइफस्टाइल मेडिसिन एडवोकेट। इन्होंने अपने हेल्थ केयर सेंटर से 5500 प्लस पेशेंट्स फ्रॉम ओवर 64 कंट्रीज को हेल्दी किया है। हमने उनसे जाना हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स होने का सबसे पहला साइन क्या है और ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो इंसान को कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप फायरी हो तो फिर कूलिंग फूड खाने चाहिए। What are the cooling foods? टकमरिया सीड्स, फालूदा में हम डालते हैं, क्यूकम्बर, जुकिनी, वाटर रिच फ्रूट्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट ग्रेप्स। मीटिंग से पहले एंशियस फील होने लग जाता है, खाली स्टमक है तो बहुत ज्यादा पेट में ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। इज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल? ऑफ कोर्स। क्यों होता है ऐसा? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। क्यों कैफीन खराब करता है कुछ बॉडी में? या कैफीन इज नॉट गुड फॉर आवर सिस्टम। थोड़ा कैफीन तो चलता है। आयुर्वेद में बताया गया कि नो टू पीपल आर द सेम। हमारा यूनिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। ओके तो आपकी प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है। जो चीज़ मेरे लिए नरिशिंग है वो आपके लिए शायद जहरीला है। सो दे से वन मैन्स न्यूट्रिशन इज अनदर मैन्स पॉइजन। ओके राइट। सो इन आयुर्वेदा दे से कि हमारे बॉडी में 3 दोष है। ओके 3 बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, वात, पित्त और कफ। ओके वाता पित्ता कफा भी बोल सकते हैं हम। क्या होता है ये? सो वी हैव 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। Okay, earth, water, fire, air, and ether or space. So when these 5 elements come together, it makes the human body. Now, earth and water comes together to make the gross body or the physicality of the body, the physiology. तो आपका जो शरीर है, bones, muscles, tissues, teeth, nails, hair, जल और पृथ्वी से बना है। It's like earth and water coming together to become clay. ठीक है। फिर उस क्ले से आपने मटका बनाया, उसका एक फिजिकल फॉर्म है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टैंजिबल वैल्यू है इसका। फिर आता है आपका अग्नि। अग्नि इज कॉल्ड पित्त और पित्ता ऑल्सो। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग यू टू लाइफ। जब आपका वो पॉट बन गया मिट्टी और पानी से, आपने उस पॉट को अग्नि में डाला उसको सेकने के लिए। उसी तरह हमारे शरीर में अग्नि होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वार्म एनर्जी। अग्नि क्या होता है? अग्नि आपके पेट में एक होता है अग्नि, जठार अग्नि बोलते हैं उसको। इट्स योर डिजेस्टिव फायर, इट अलाउज यू टू डाइजेस्ट फूड। फिर आपके शरीर में ट्रांसफॉर्मेटिव फायर होता है, जो आपका खाना पच चुका है, इट हैज़ बिकम डाइजेस्टिव जूसेस। फिर उसको वो प्लाज्मा, ब्लड, बोन, मसल्स, टिश्यूज, टीथ, नेल्स, हेयर, स्पर्म, एग, इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करता है। इज इट लाइक द फायर, लाइक द एनर्जी यू मीन? इट इज़ एन एनर्जी। अच्छा। इट इज़ अ वार्म एनर्जी, right? Earth and water is also an energy, but they're stable energy. ये aggressive energy is called fire, अग्नि? हाँ, so earth and water is a stable energy. हाँ. Water is a moving energy technically, fluid energy. Fire is a transformative energy. वो ट्रांसफॉर्म करता है। आप अग्नि में अगर लकड़ी डालोगे, वो जल के राख बन जाती है। It transforms wood into ash. Correct? So वो जो अग्नि है हमारे शरीर में, it's a transformative energy. वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है। आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपका जो शरीर में अग्नि है, यू गॉट अ फायर इन योर बेली, दैट्स व्हाट दे से, राइट? यू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू रियलिटी। आपने बिजनेस खड़ा कर दिया उसका। सो लाइक दैट आवर बॉडी हैज एन अग्नि विच ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स इनटू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ठीक है। फिर आपका आता है वात, एयर एंड स्पेस। हमारे शरीर में हवा भी है, इट्स देयर इन योर लंग्स, इट्स देयर इन योर माइंड, स्पेस। दैट्स व्हाई वी से गिव मी सम स्पेस, राइट? मेडिटेशन इज क्रिएटिंग स्पेस, correct? So these are the 5 elements. Now
You have the 5 elements, I have the 5 elements, but हमारा proportion एक जैसा नहीं है. मेरे शरीर में शायद एयर, स्पेस और फायर ज़्यादा है, अर्थ एंड वाटर थोड़ा कम है. ओके, सो आई एम अ वात पित्त बॉडी टाइप, ड्यूअल बॉडी टाइप. आपके बॉडी में फ्रॉम व्हाट आई सी फायर है आपके बॉडी में, विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्किन एंड आइज. क्या है मेरे इसमें? फायर. ओके, मेक्स योर स्किन. यू सेड 3 ना, वात पित्त कफ. मैं कौन हूँ? पित्त. I see Pitta for now, but if you check your nadi with an Ayurvedic doctor, they can tell you if you have an underlying dosha also, whether you're a dual body type. So earth and water dominant kapha होता है, fire dominant पित्त होता है, air and space dominant वात होता है. आप dual body type भी हो सकते हो, कफा पित्ता, कफा वाता. और कैसे पता चलता है? आपकी नाड़ी से पता चलता है. So Ayurvedic doctors check your pulse, but now we have Ayurgenomic tests. तो घर बैठे कोई नहीं कर सकता? कर सकते हैं. आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज है. आप ऑनलाइन दोशा क्विज कर सकते हो. इट कैन बी एन एलैबोरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस. आप जैसे जैसे आंसर करोगे. आपके बाल कैसे हैं, इज इट थिक, इज इट थिन. है आपके पास कोई टेस्ट है ऐसा? हाँ, हमारे yes ऑन माय वेबसाइट. ऑन माय वेबसाइट वी हैव अ दोशा क्विज. पीपल हैव 25 क्वेश्चंस टू आंसर. What is your nail type, skin type, hair type, digestion, कैसे टाइप के ड्रीम्स है आपके, कैसे टाइप का कोलन हेल्थ है आपका. इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. यू अराइव एट योर सिंगल बॉडी. तो फिर पता चले. तो मान लो मैं पित्त हूँ. हाँ, तो पित्त बॉडी टाइप का क्या होता है, उनके बॉडी में अग्नि ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. सो अग्नि जिसके शरीर में ज़्यादा होता है, उनका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल मेक भी अग्नि का डोमिनेंट होता है. मतलब आपका मेंटल मेकअप विल बी एम्बिशियस, अग्रेसिव, competitive, wanting to excel in everything, wanting to be the number one in everything, leadership skills, great orator skills. ये अग्नि का quality है. At an emotional level, they may sometimes be short-tempered, okay? But they're also someone who motivate people a lot and themselves. They don't get down very quickly. They will rise up again like a phoenix. At a physical level, उनका जो अग्नि है, वो stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो उनको अगर वो अग्नि वो कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उनको सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में लीकी गट सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फायर. ओके, उनका लिवर सेंसिटिव होता है. लिवर में एंगर भी होता है, लिवर में अग्नि भी ज़्यादा होता है. तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ लिवर सेंसिटिविटी. लिवर इज नॉट फंक्शनिंग टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी. आँखों में अग्नि होता है. इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फायर. हम जो देख रहे हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, your eye consumes 10 million bits of information. So right now, I'm consuming every color, shade, texture in this room. But my eye transforms that information in the brain and tells me that you're talking to this gentleman, Raj, that's all you need to know. I don't need to know, okay, वहाँ पे कौन सा color texture है. If I sit and analyze all 10 million bits of information, I'll go crazy per second. वो transformative fire आपकी आँखों में भी है. Now, people who have high Agni are also prone to skin disorders quite easily. Pimples, acne, rosacea, eczema, psoriasis, urticaria, pigmentation. मुझे urticaria हुआ था. So I know where it came from. Agni बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शरीर में. It felt like my skin was on fire. उनके बाल गिरने लगते बहुत ज़्यादा. हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत जल्दी होता है. अग्नि ज़्यादा है, राइट? सो अग्नि उनका पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, आइज, स्किन और हेयर में होता है. कफा, अर्थ एंड वाटर इज डोमिनेंट इन द लंग्स एंड इन द फ्लैश. वाता इज डोमिनेंट इन द बोन्स एंड इन द कोलन. सो आयुर्वेदा dissects which part of the body is dominant in which element, so that you can better identify diseases and resolve it. बट देन बैलेंस क्यों करना है? अगर फायर है तो अच्छी बात है. अच्छी बात है, बट वो फायर आपको अंदर से जला रही है ना, इसलिए आंखें लाल हो रही है. सो नाउ फायर ज़्यादा है. कैंप फायर में बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ गया तो इट कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर. सो व्हेन अग्नि बिकम ज़्यादा, पेट में आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, अल्सर्स जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं. आपको वो नहीं चाहिए. अग्नि अगर कम है तो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, स्लगिशनेस, फटीग, लो मोटिवेशन इन लाइफ, ये भी हो सकता है. ये तो फायरलेस होती है. फायरलेस होता तो है. इसलिए जब अगर आप फायरी हो तो फिर कूलिंग फूड्स खाने चाहिए. व्हाट आर द कूलिंग फूड्स? सब्जा, तकमरिया सीड्स, फालूदा में हम डालते हैं. समर सीजन शुरू होते ही सब लोग घर में फालूदा बनाना शुरू कर देते हैं. मतलब चिया सीड्स. Sabja is different from chia. Okay. Chia seeds is a good source of protein and also good source of fat. Sabja is sweet basil seeds. Tulsi के seeds है वो. What else? Cucumber, zucchini, water-rich fruits, watermelon, muskmelon, sweet grapes. Then you can also have berries, cherries, strawberries. They are astringent in nature. Astringent यानी वो आपके शरीर में पानी को कम करता है. अगर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन है तो वो उसको कम करता है, कोलेजन को टाइट करता है.
You can have bitter foods like neem, karela, स्पिनच, सेलरी, सिलांथ्रो, करी लीव्स, मोरिंगा, स्पिरुलिना, सारी हरी सब्जियों में थोड़ा सा कड़वापन होता है. मेथी, इससे खून साफ होता है तो स्किन ठीक होने लगता है. यू कैन हैव एस्ट्रिंजेंट फूड्स लाइक आई सेड बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज. हमस भी है उसमें. आपके सारे रोटी, अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्काई, रागी, ब्रोकन व्हीट, अमरंथ, सामा राइस, ये सब एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है. मतलब आपके शरीर में मोटापा और वाटर रिटेंशन को कम करता है. ओके. एंड आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है? आपके पेट में अग्नि ज़्यादा है, नॉट लिटरली बट द वार्म एनर्जी इज एक्सेस, तो आपको खट्टे फूड्स अवॉइड करने हैं. ओके. आप अग्नि में खट्टे फूड ना डालें. राइट. मीनिंग लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, ग्रेप फ्रूट, जो खट्टे टेस्ट के होते हैं. ओके. जब आपको एसिडिटी हो रहा है तो आप खट्टा फूड और नहीं खाओगे, पानी पूरी नहीं खाओगे आप. एसिडिटी इज तीक्ष्ण अग्नि. मैं बहुत खाता हूँ पानी पूरी. Your skin is gonna then curse you for it. Then you don't want to eat salty foods when your agni is high. आप खाने में नमक ज़्यादा लोगे तो उससे भी अग्नि ज़्यादा बढ़ेगा एंड वाटर रिटेंशन बढ़ेगा. फिर आपको तीक्ष्ण फूड्स नहीं खाने, पंजेंट स्पाइसी फूड्स, चिलीज, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, रेडिश. So now red green chilies a lot. now I'll tell you another thing. You're a pitta body type. Now that you're saying, just like how an alcoholic is addicted to alcohol, a smoker is addicted to cigarettes, a pitta body type is addicted to sour, salty, pungent, spicy foods. I'm addicted to spicy. Body type identified. चलो एटलीस्ट फ्री में कंसल्टेशन हो गया. फ्री में कंसल्टेशन हो गया. बाकी सब ठीक है, अग्री, नॉट अग्री, डिसएग्री, सब बीच में चल रहा था. ये 100% ऑन है. पित्त ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है शरीर में. अब ये नहीं पता पित्त ज़्यादा कि नहीं, चिली से तो बिल्कुल एडिक्शन है, गारंटी. ओके. एंड नो, व्हेन यू सैट इटसेल्फ आई टोल्ड योर आईज आर रेड एंड योर स्किन इज सेंसिटिव. पित्त ज़्यादा है तो आप अभी पानी पी रहे हो ना, पानी पीने के बजाय आप सब्जा सीड्स डाल डाल के पिया करो. कीप अ बॉटल ऑफ वाटर, पुट सब्जा सीड्स इन इट, 1-2 चम्मच, लेट इट स्वेल अप. एंड जब आप पानी पियो उसको सब्जा सीड्स को चबाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स सो स्लिपरी, इट जस्ट स्लाइड डाउन योर थ्रोट, लेट इट सिट. एंड वेयर इट पासिस, पेट में, जीआई ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, सब जगह वो ठंडा करते करते जाएगा. ओके. कफ वालों को लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी होता है. पित्त वालों को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जल्दी होते हैं. कफ वालों को, अर्थ एंड वाटर जिनके शरीर में ज़्यादा है, उनको भारीपन वाली बीमारियां होती हैं. अर्थ एंड वाटर इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग्स द 5 एलिमेंट्स, राइट. तो उनको मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर, सिस. ओके. उनका शरीर जो होता है अलग टाइप का होता है. दे हैव द थिकेस्ट बॉडी टाइप, थिक बोन्स, ब्रॉड स्ट्रक्चर, ग्रेट स्किन, ग्रेट है बिकॉज उनका अर्थ एंड वाटर है, तो बॉडी में ऑयल भी ज़्यादा है उनके बॉडी में. सो क्ले, व्हेन यू मेक अर्थ एंड वाटर टुगेदर, इट हैज़ अ ऑयली टेक्सचर ऑल्सो टू इट. तो कफ वालों को डिसऑर्डर्स भारी वाले होते हैं, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी. यू मीट एनीवन विद डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, देर से वेट कम करना है. आई बी लाइक, वेट पहले कम नहीं करना, फर्स्ट यू गेट योर कफा इन बैलेंस, एड्रेस द डिसऑर्डर, देन वील टॉक अबाउट योर वेट. वेट विल बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ यू हीलिंग. कफ वालों को लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं. पित्त वालों को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जल्दी होते हैं. वात जो है, एयर इन स्पेस, दे आर द थिनेस्ट बॉडी टाइप. थिन ब्रिटल बोन्स, ड्राई रफ स्किन, ड्राई रफ फ्रिजी है, बिकॉज एयर एंड स्पेस का क्वालिटी वैसा है, उसमें ना मॉइस्चर है ना गर्मी है. तो उनका बॉडी ना, दे हैव कोल्ड सेंसिटिविटीज क्वाइट ऑफन. तो उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत सेंसिटिव है. द नर्वस सिस्टम इज ड्राई एंड सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड, right? And they don't have that warm energy, so their digestion is very weak. They have bloating, indigestion, constipation, colon health issues. उनका bone density कम होने लगता है क्योंकि हवा, air and space ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, perforation बढ़ रहा है bones में, तो उनको osteoporosis, arthritis, rheumatism, spondylitis. उनके दिमाग में air and space ज़्यादा होने की वजह से the movement of thoughts also goes up more. तो उनको anxiety, overthinking, stress, depression जैसे symptoms भी जल्दी हो सकते हैं. राइट. हेयर लॉस भी होने लगती है. द वेरी हाइपर एक्टिव पीपल. वात. पित्त पीपल आर एथलेटिक पीपल, मीडियम बिल्ड. दे पुट ऑन वेट ईजली, दे लूज वेट ईजली, फ्लक्चुएट होते हैं. 5 kg सडनली पुट ऑन हो गया, आप जिम गए तो 5 kg सडनली ड्रॉप हो जाता है. सो पित्त पीपल विल फ्लक्चुएट. कफ पीपल विल पुट ऑन वेट ईजली एंड स्ट्रगल टू लूज वेट. सो थिन, मीडियम, थिक, दीज आर द 3 मेन आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स. आप इसके ड्यूअल बॉडी टाइप्स हो सकते हो, आप त्राइदोषिक भी हो सकते हो. ऑल 3 आर equally in balance. If you know your body type, it's like knowing the model of the car you're driving. Okay, let's put this theory to test.
Okay, let's assume, we're just assuming at this point कि पित्त ज़्यादा है, okay, and you have told me कि सब्जा सीड्स खानी है. Right. I will do that for 2 months. हाँ. Okay. हाँ. And क्या changes पता चलेंगे मुझे अगर वो हुए तो I'll tell you, or else I'll tell publicly कुछ नहीं होता. You're ready for it? Done. Okay. Let's do it. ठीक है. Now you'll do the diet I tell you to do for 2 months. You'll do it. Okay. Full diet? सिंपल सा मैं शॉर्ट में बताती हूँ. ओके. फुल डाइट तो यार मेरी मतलब बहुत आई अज्यूम मेरी अच्छी है, मेरे को सर्व मैं कुछ चीज़ें डालती हूँ और कुछ चीज़ें निकालती हूँ. ट्रिगर फूड्स. सिर्फ सब्जा से मैजिक नहीं होने वाला है. ठीक है, चलो. इट्स नॉट वन इंग्रेडिएंट. लेट्स ट्राई. Challenge. No, I'm serious. 2 months का अब ये challenge लेते हैं. Okay. Since we've identified your body type here, okay, now I'll give you the diet plan. Okay, here let's do a better version. I'll tell you what I do. हाँ, you tell me and I'll correct you. I'll remove the trigger foods first. ठीक है, तो celery and cucumber juice with moringa in it. No lemon. The first thing that I wake up, I do it. First ghee and then this. उसी के साथ में ही मैं कोकोनट ऑयल लेता हूँ, बट अभी मैं ऑयल कोकोनट ऑयल बंद कर दूंगा. डू आई टेक घी और शुड आई जस्ट टेक घी और टेक सब्जा सीड्स? यू शुड स्टार्ट योर डे फर्स्ट. But then I take that and directly go to the gym. That's okay. First you take a glass of warm water with ghee, then you take your cold pressed juice. So there's 2 glasses of fluids in your stomach. ठीक है. Then go to the gym and then that will work like a washing machine inside. The water will cleanse your system. तो celery and cucumber के साथ I eat 10 to 15 black raisins as well, soaked overnight. Very nice. तो ये हो गया. Perfect. Then come back from the gym. I take a protein shake and then protein shake के साथ I eat whatever my Maharaji makes. Sometimes it's dosa, sometimes it's उड़द दाल का चिल्ला, sometimes it's मटर का चिल्ला. तो whatever, like my morning is with carbs. Okay. जो भी वो साथ वो भर के उसमें उड़द दाल निकाल दो. अच्छा. मूंग डोसा ले लो, किनोवा डोसा. पराठा भी खा सकता हूँ मैं. मूंग, किनोवा, रागी बहुत अच्छा आपके लिए. जवारी, मकाई, अमरंत, ये सब अच्छा आपके लिए. उड़द दाल निकाल दो. ठीक है. Then I come here. Then my lunch is this. Lunch is. What is it? This is plant protein with raw spinach, with chia seeds, with berries, with ऐसे 4-5 चीज़ें मिक्स कर दे, and moringa powder and एक और कुछ चीज़ मिक्स कर दे. ये लंच है. हाँ, इसको मिक्स करके एक स्मूदी बना दो, वो पी ले जाओ. That's fine. That has to go. Sorry. That has to go. टाइम नहीं मिलता तो उसके बाद वो करते हो. No, you have to change that. फिर वो हुआ, फिर उसके बाद from here. हाँ. Then there's pomegranate and walnuts, and then there's salad, tomato and cucumber and carrot. Evening थोड़ा सा और late with sprouts and almonds. ये सब हो गया. And then again I take something very healthy protein, either या तो सिर्फ ब्रोकलीज खा लूँगा विथ पनीर, या तो सिर्फ मशरूम्स एंड पनीर खा लूँगा, या सिर्फ एग्स खा लूँगा, या मैं कभी अगर बहुत ऑन द गो हूँ तो प्रोटीन शेक ले लूँगा. दैट्स इट. एंड देन एंड. नाउ आई विल चेंज वन थिंग एंड इट्स प्रोबब्ली गोइंग टू हर्ट यू. ओके. दोपहर के टाइम में ना आपको कभी भी पूरा खाना खाना चाहिए. यू कांट हैव अ स्मूदी, यू कांट हैव अ प्रोटीन शेक. जिम के बाद आपने प्रोटीन शेक लिया, आपने नाश्ता किया, आपने कोई डोसा खा लिया, किनोवा, मूंग डोसा, रागी डोसा, या यू कैन हैव अ पॉरेज और यू कैन हैव अ स्टीम्ड इडली. डन. आफ्टरनून में आपका जो मेटाबॉलिक फायर है वो दुगना हो जाता है. सो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप योर मेटाबॉलिक फायर राइजेस इतना है. इन द आफ्टरनून व्हेन द सन इज एट द पीक तो आपका मेटाबॉलिक फायर इतना ज़्यादा है. एंड फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ पित्ता डोमिनेंट बॉडी टाइप, इन द आफ्टरनून वेयर द अग्नि इज हाई, आपका तो 3 गुना ज़्यादा है अग्नि. आप उस अग्नि में सिर्फ प्रोटीन शेक डालोगे तो क्या होगा? वो अग्नि बाकी चीज़ों को ख़राब करेगा. तो क्या करना चाहिए? तो आपको दोपहर के टाइम पहले एक बोल ऑफ सैलेड खाना है, उबला हुआ या सॉटे किया हुआ, कच्चा नहीं. हम आयुर्वेदा में कच्चा चीज़ ज़्यादा नहीं खाते एक्सेप्ट फॉर कैरेट एंड क्यूकम्बर. हर चीज़ को आपको उबाल के या सॉटे करके खाना है. आप इसमें ब्रोकली ले लो, क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो, जो आपको अच्छा लगे. एवोकाडो आपके लिए बहुत अच्छा है. स्वीट पोटैटो इज़ वेरी गुड फॉर यू. दोनों कूलिंग है. तो यू हैव अ बिग बोल ऑफ सैलेड, 2 रोटी, सब्जी. एवोकाडो स्वीट पोटैटो खा लूं? Yes, रोज खा सकता हूं मैं. Have it. It's very cooling for you. Avocado has got vitamin E, great for your skin, great for your eyes, great for your hair, great for your overall health. It's also great for your kidney health because it has potassium in it that you need. Have avocados, have sweet potato, and after that you must eat 2 roti, sabji and dal. Equal part carbs, proteins and vegetables. आपको चबा के खाना है. 20 मिनट तक खाना खाना है दोपहर को. Because you know you have to honor that agni, that energy in your stomach and give it a wholesome meal. A smoothie is literally taking something cold and pouring it on the agni. हाँ, so बढ़िया cold हो जाएगा. नहीं होता है. It is only going to splinter your agni from inside. अग्नि में आप आइस क्यूब्स डालोगे ना, it will crackle everywhere. It's not soothing. How do you deal with a campfire?
यू पुट सम ड्राई लीव्स इनटू इट फर्स्ट, आप उस कैंप फायर को बढ़ाते हो, फिर उसके बाद स्टिक्स डालते हो, फिर बड़ा सा लकड़ी डालते हो. योर लंच शुड बी लाइक दैट. यू फर्स्ट पुट सम salad in it, sauteed vegetables. फिर आप 2 रोटी सब्जी दाल डालोगे, a bigger meal. Then you finish it off with a probiotic drink, a coconut buttermilk या छाछ या kombucha या kimchi या खाने में थोड़ा सा अचार ले लिया या थोड़ा पापड़ ले लिया. आपको दही अच्छा लगता है तो दही ले लो. दाल या दही 2 में से एक चीज़ लेना, दोनों को साथ में नहीं लेना है. दाल और दही साथ में नहीं, ये क्या नहीं, विरुद्ध आहार है ये. In Ayurveda, it's called viruddha ahar, means wrong combinations of food that can cause bloating and indigestion. Okay, explain wrong combination of foods क्या होता है? So viruddha ahar is a separate deep subject in Ayurveda, which I love. It's one of my favorite subjects. Batao. It says the science of food combining can either make that meal nourishing or poisonous for you. For example, lemon and milk is going to curdle and break. तो आपने दूध पिया, उसके ऊपर नींबू का जूस पी लिया, तो वो पेट में फटेगा. ये यूजुअली लोग नहीं करते, ये कॉमन है. कॉमन सेंस है ये. दे विल नेवर डू इट, राइट? कर्डलिंग होता है, वो बाहर बन गया पनीर, तो फिर हम वो कर्डलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद पनीर खाते हैं. सो इट इज सेफ. It's not happening inside your system. So all foods react with each other. आपके पेट में जाके वो मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं. But obvious, some reactions are healthy, some reactions are unhealthy. तो for example, दूध में आपने घी डाला, बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन. वो आपके पेट को अच्छे से लुब्रिकेट करके. दूध में घी डालते हैं तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है. कब्ज जिसको है, 1 ग्लास दूध में 1 या 2 चम्मच घी डाल के रात को पीने को बोलिए. Next morning, constipation will disappear. 100% I can tell you that. Vata symptoms goes away when you have milk with ghee. Milk has good fat. Ghee again has a lot of good fat, right? It helps in lubricating the GI tract and allowing smooth evacuation of waste. कचरा smoothly बाहर निकल सकता है. Okay. आप अपनी सिस्टम को अंदर से ग्रीस कर रहे हो. That's a great combination. दूध में अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, केसर डाल दो, या कोई मसाला जैसे सिनेमन, कार्डमम, क्लोव, वो भी बहुत पौष्टिक आपके लिए. इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू. बट अगेन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डेयरी अनलेस इट्स फ्रॉम अ क्रूअल्टी फ्री फार्म. अगर उसमें क्रूअल्टी है तो उसमें हेल्थ नहीं है. सिंपल रूल. फिर उसमें हार्मोन्स रहेंगे, एंटीबायोटिक्स रहेंगे, पस, ब्लड, इन्फ्लेमेशन, ये सब रहेगा, विच वी डोंट वांट. अदर कॉम्बिनेशन ज़रा हेल्थी. फ्रूट्स के साथ आप नट्स खा लो, बहुत हेल्थी है आपके लिए, क्योंकि फ्रूट्स में सुक्रोज और फ्रुक्टोज होते हैं जिससे आपको शुगर स्पाइक होता है. नट्स में प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन आपके डाइजेशन को थोड़ा स्लो करता है. इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है खाने में, तो वो सुक्रोज और फ्रुक्टोज धीरे से ऑब्जॉर्व होता है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है. सो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इज अ ग्रेट सोल्यूशन. फ्रूट्स और नट्स खा लिया, हमारे लिए भी ग्रेट सोल्यूशन है. वी डोंट गेट दैट शुगर स्पाइक एंड जंप इन आवर नर्वस सिस्टम, राइट? लेकिन फ्रूट्स और दूध अनहेल्थी कॉम्बिनेशन है. Okay, फ्रूट्स और दूध the most toxic combination. तो फिर मिल्क शेक से सारे ऐसे ही बनते हैं. The worst. Banana milkshake, strawberry milkshake, mango milkshake. I'm notorious for talking about strawberry milkshake, so I'll refrain from talking about it. It's not a good combination. It's very unhealthy. Now visualize. Blueberry shake, banana shake, all of this is unhealthy. Very. क्यों? आप दूध में नींबू डाल के लोगे? Will you squeeze some lemon in your milk and make a lemon milkshake? Why not? No, विटामिन सी है इसमें प्रोटीन है. बट ऐसे बचपन मेक अ लेमन मिल्क शेक. बचपन से सुनते हैं दूध फट जाता है, राइट? ऑरेंज मिल्क शेक, मौसमी मिल्क शेक, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि सिट्रस बहुत हाई होता है. सिट्रिक है ना. तो लेमन, ऑरेंज, टैंजरीन में विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसका कंटेंट हाई है. एप्पल, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, इसमें भी विटामिन सी है. इसमें भी सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड होते हैं. सारे फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं. पर इनसे दूध फटता थोड़ी है. फटता है. सो इफ़ यू पुट मिल्क विथ एप्पल, मेक एन एप्पल मिल्क शेक. आप किचन पे रख के थोड़ी देर बाद आओ, आधे 1 घंटे के बाद. 1 घंटे के बाद देखो वो काला होने लगता है. इट स्टार्ट्स ऑक्सीडाइजिंग विद द एयर. और 1 घंटे के बाद आके देखो, इट स्टार्ट्स सेपरेटिंग. आपका एप्पल मिल्क शेक ऊपर गाढ़ा होगा, नीचे पानी ऐसे अलग से तैर रहा है. ओके, लीव इट ऑन द किचन एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम. एनी फ्रूट with milk is an unhealthy combination except sweet, buttery, ripe fruits like avocado and mango. Mango milkshake is healthy क्योंकि mango गर्म करता है. उसमें भी होते हैं विटामिन सी, ascorbic acid, but a ripe mango which is warm and milk which is cooling cancels each other and is cooling for the body. Okay, तो मैंगो मिल्क शेक जब आप लो, या अगर आप आम खा रहे हो तो 1 ग्लास दूध पी लो, तो आपको पिंपल्स एक्ने नहीं होंगे, हीट नहीं होगा स्किन पे, बिकॉज इट कैंसल्स ईच अदर. एवोकाडो मिल्क शेक अगर आप लोगे, इसमें विटामिन ई है, गुड फैट है, दूध में प्रोटीन भी मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत कैल्शियम मिलेगा, ज़्यादा नहीं. दैट इज़ ग्रेट फॉर पुटिंग ऑन वेट. बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको वजन बढ़ाना है. दूध में हम लहसुन भी उबाल सकते हैं, इससे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन कम होता है.
लेकिन ये एक दवाई की तरह है, हर किसी को घर पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि नौजिया उल्टी हो सकती है। लेकिन दूध में स्ट्रॉबेरी नहीं डालना चाहिए। आप बार बार स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पियोगे, द रिएक्शन लीड्स टू अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट। आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है जो आपका बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उसमें से न्यूट्रिशन नहीं निकाल पा रहा है। सिंस इट्स नॉट डाइजेस्टेड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है फॉर अब्जॉर्प्शन एंड असिमुलेशन, अलग अलग जगहों में फंस रहा है। दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑल्सो रप्चर योर गट लाइनिंग। आपका जो गट लाइनिंग है रप्चर होने लगता है जब यहाँ पे थोड़ा फर्मेंटेशन होने लगता है, कर्डलिंग होने लगता है प्रोसेस। There's a reaction between two food groups. आगे जाके लीकी गट सिंड्रोम कर सकता है, फिर वो जाके लीक होता है आपके ब्लड में, फिर जाके स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। That's why in Ayurveda they say viruddha ahar leads to skin diseases. Okay? Why skin? Because जब कोई चीज़ लीक होता है आपके गट से, आपके ब्लड में, your body's defense mechanism is कि वो कोलन के पास नहीं गया, they bring it towards the surface of the skin to release it through the pores in the form of sweat. बट वो टॉक्सिन बहुत बड़ा है, स्किन के नीचे इकट्ठा हो गया है, देन इट स्टार्ट्स कॉजिंग पिंपल्स, एक्नी, रोजेशिया, एक्जिमा, सोराइसिस, अर्टिकेरिया एंड ऑल ऑफ दीज स्किन एलर्जीज। स्किन एलर्जीज इज द फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिक मटीरियल फ्लोटिंग इन योर ब्लड, करेक्ट? Will blueberry is the same like strawberry? Blueberries has a lot of anthocyanins. It also has ascorbic acid, vitamin C to some amount. Blueberries and milk is also not a good combination. अगर आप बार बार कर रहे हो, एक blueberry milkshake पीने से कुछ नहीं होगा. You're not going to get immediately eczema or psoriasis, no. When you repeatedly have the wrong combination of food over a period of time, that cumulative damage will rupture your gut lining and lead to toxicity in the blood and skin issues. And other issues also. And in how many days will you see the effect if you stop doing it? If you stop doing it, I would say 28 days to 90 days. In 28 days, for some reason, our body responds in cycles of 7. 7 days तक आप करोगे, you'll start feeling comfortable. 14 days, 21 days में habit बन जाएगी. 28 days में you'll start seeing results. पहले जो result होता है वो plasma, फिर blood, फिर muscles, फिर adipose, फिर bone marrow, फिर skin and hair, फिर स्पर्म एंड एग में दिखता है. तो इट गोज एट डिफरेंट लेवल्स. तो आपने जो आज बादाम खाया उसका असर आपके स्पर्म या एग पे इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द लास्ट. ओके, सो बॉडी का भी एक हायरार्की है, एक सीक्वेंसिंग है विच इट फॉलोज. करेक्ट? सो द फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स गोज टू द प्लाज्मा, द प्यूरिफाइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा बिकम्स ब्लड एंड सो ऑन. सो कोई भी चीज़ आप 28 डेज तक करोगे ना, आई 100% गारंटी यूल सी रिजल्ट्स. इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपका जो लाइफ है ना एक कॉम्पस की तरह है. अगर मैंने एक आदत भी चेंज कर ली, माई कॉम्पस हैज शिफ्टेड बाय 1 degree, माई डेस्टिनेशन हैज चेंज फॉरएवर. दैट्स अ सिंपल रूल विथ एनी डाइटरी प्रोटोकॉल. आप पूरा भी नहीं करो, एक चीज़ भी कर लो, आपको रिजल्ट तो पक्का दिखेगा. आपने सब्जा सीड अगर शुरू कर दिया, ओनली सब्जा सीड्स, 90 days के बाद यू विल कॉल मी एंड से दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट इन माई सिस्टम. ये ब्लूबेरी शेक ही है. दिखाया नहीं मुझे. नहीं, बट इसमें बहुत है सब्जियां एंड ब्लूबेरीज एंड मिल्क है. इसमें बताती हूँ मिस्टेक्स क्या है. और तो ब्लूबेरी एंड मिल्क, आलमंड मिल्क है. And almond milk doesn't react with fruits. Why? Almond milk and coconut milk are a fruit milk. Nuts. तो फिर are ब्लूबेरी dried आलमंड मिल्क fruits. पी सकता हो ना? ब्लूबेरी आलमंड मिल्क पी सकते हो, लेकिन इसमें स्पिनच नहीं डाल सकते आप. क्यों? Spinach, kale are rich in oxalates, which binds with the calcium in your body and leads to kidney stones. Okay? Now it's a proven science. Spinach, kale, ऐसे जो leafy greens होते हैं ना, इनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते जल्दी से. सो लॉट ऑफ पीपल अवॉइड इट, बट यू शुड ईट इट बिकॉज इट्स अ हेल्थी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो कैसे खाना चाहिए? गाय, बकरी, दे च्यू फूड थ्रू आउट द डे. अ काउ च्यूज फूड फॉर ऑलमोस्ट 60,000 जॉ मूवमेंट्स. 1 घंटे में या शायद एक पूरे दिन में. एक गाय ना दिन में 8 घंटे तक खाना चबाती है. 8 घंटे तक वो चबा चबा के उस घास को खाती है. हम चबा सकते हैं उतने घंटे? नहीं. सुबह आधा घंटा, आप तो दोपहर को तो चबाते ही नहीं हो, आप तो सीधा स्मूदी ले रहे हो. करेक्ट? चबाने का वो प्रोसेस ही खत्म हो गया, तो आपका माउथ में सलाइवा नहीं बन रहा उतना. When you chew food, you're creating that much saliva which goes to your stomach and aids digestion. आप स्मूदी पी रहे हो, सलाइवा नहीं बन रहा है, चबा नहीं रहे हो आप खाने को, अग्नि टेम्पर नहीं हो रहा, अग्नि बुझ रहा है. So this is only going to slow you down in the long run. So That's what's what the it is. hype around raw foods then? So raw food started because the processed meat industry ruined everybody's gut health. A lot of people who are on the processed meat, carnivore diet or heavy meat diet had
severely what do you call constipated systems. Reason being, Harvard has also proven that meat, seafood, eggs takes 24 to 72 hours to get digested. In fact, 48 hours to 72 hours. वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं. They don't break down in your system fast. तो वो सब यहाँ पे फंसा हुआ है. उसमें कोई फाइबर नहीं है. आपके मीट, सी फूड, एग्स में फाइबर नहीं है. तो फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम अदर एक्सट्रीम चले गए. वी स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ रॉ फूड टू कॉम्पनसेट दिस. बट दिस एंड दिस एक्सट्रीम डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन. आपका जो बैलेंस है बीच में है. आयुर्वेदा सेज आप जितना कुक्ड फूड्स खाओगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है. बिकॉज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज सच कि हम केव एज में कच्चा खाते थे सब. बट व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कुक आवर फूड्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आवर गट नीड्स फॉर डाइजेशन रिड्यूस्ड बाय हाफ. आपको पचाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है क्योंकि आपने ऑलरेडी उस खाने को शरीर के बाहर पचा लिया, शरीर के बाहर डाइजेस्ट कर लिया हाफ. फिर आप वो पका हुआ खाना खाते हो, आपका बॉडी जल्दी से उसका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेता है. एनर्जी तुरंत आती है. गट का काम आधा हो गया है. योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन. नाउ द गट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज. इंट्यूजन आपका गट से आता है. सो ह्यूमन एवोल्यूशन इज, हमने खाना बनाना सीखा, our brains started growing in size. Interesting. Tell me foods, because we're talking about raw foods. कौन से ऐसे 3-4 foods हैं जो raw कभी नहीं खाने चाहिए? Spinach, पालक कभी नहीं खाना चाहिए. फिर आपके सारे अनाज ऑब्वियसली कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए. चावल हुआ, गेहूँ हुआ, उसको हम सब पका के खाते हैं. आपके सारे दाल्स, लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, उसको हम उबाल के खाते हैं. रात को भिगो के, दिन में उबाल के, फिर वापस सब्जी वगैरह डाल के खाते हैं. कच्चा खा ही नहीं सकते उसमें. एग्जैक्टली. सो बिगिन विद स्पिनच एंड केल, द लीफी ग्रीन्स. लीफी ग्रीन्स में आप धनिया, पुदीना को कच्चा खा सकते हो. कैसे? चटनी बना के. That's the only raw food that is acceptable in Indian culture. Okay. और धनिया जो है आपके बॉडी में हैवी मेटल्स को निकालती रहती है. कार्डमियम, मर्क्यूरी. धनिया एंड पार्सली, दे आर द 2 मोस्ट पोटेंट वेजिटेबल्स. आप उसका रॉ जूस बना के पीना शुरू करिए. 80 to 95% ऑफ योर मर्क्यूरी, कार्डमियम एंड हैवी मेटल्स विल कम आउट ऑफ योर सिस्टम. एंड हैवी मेटल्स लीड्स टू डिजीजेस. तो इन चीज़ों को आप कच्चा खा सकते हो. आपके ड्राई फ्रूट्स को भी आप भिगो के खाइए, कच्चा ना खाएं, बिकॉज उसमें भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं. फाइटिक एसिड्स होते हैं लेंटिल्स में, बीन्स, पल्सेस, नट सीड्स. इन सब का शेल्फ लाइफ होता है. नेचर ने उनको इस तरीके से बनाया है कि उनका आउटर लेयर वॉर्ड्स अवे पेस्ट, इंसेक्ट्स, ताकि उनका शेल्फ लाइफ बना रहे. इसको आप भिगोगे तो व्हाट हैपन्स, दे रिलीज द डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज व्हेन दे सोक्ड दे थिंक दे गोइंग टू बिकम अ प्लांट. So they release the defense mechanism, the outer layer, the phytic acids, and they absorb all the moisture. फिर वो आपके पचान की शक्ति को इम्प्रूव करता है. फिर इसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे ब्लोटिंग बहुत होता है दाल खाने से, राजमा, चना, छोला एंड ऑल दैट, राइट? एटलीस्ट फॉर द दाल्स, इफ़ यू कुक इट इन एन ओपन वेसल इंस्टेड ऑफ अ प्रेशर कुकर, तो ऊपर जो झाग आती है ना, वो प्यूरिन्स है, लेक्टिन्स है. अगेन डिफेंस मैकेनिज्म एंड केमिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेन. वो जो झाग आती है, उसको झाग को आप बार बार निकालोगे, फिर उस उबले हुए दाल को सब्जी के साथ पका के, टमाटर के साथ, स्पाइसेस के साथ पका के खाओगे, you'll never get bloated, you'll never get uric acid problem, you'll never get gout problem. Interesting. Okay, I want to go deeper on organs, क्योंकि आपने बहुत थोड़ा सा टच किया, and then emotions, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा बोला, and we'll talk about that. And a while ago, जब से मैं ना बहुत सारे साइकोसोमैटिक्स पढ़ने लग गया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ने लगा था, और उस टाइम पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी थी, हाउ इम्यूनिटी अफेक्ट्स योर ओन इमोशंस एंड गट सिस्टम, लाइक बंच ऑफ अदर थिंग्स. वाइल डूइंग ऑल ऑफ दोज रिसर्च, उसमें मुझे एक चार्ट मिला था विच वाज ऑर्गन चार्ट, कि किस ऑर्गन, अगर आपका फियर और एंजाइटी है तो क्या खराब होता है, ऑल ऑफ दैट. इज दैट ट्रू? आई हैव दैट चार्ट, सो आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करा, यू ऑल्सो टॉक समथिंग अराउंड दैट. आई शो यू. सो लिवर के बारे में मैंने बात किया था. हाँ, लिवर में एंगर, गुस्सा, frustration. Now in Ayurveda, I found the truth for it. Ayurveda says पित्त जो है, liver is a seat of पित्त. हमारा शरीर का पित्त जो है लिवर में रहता है. Okay. अग्नि. And Agni is also responsible for a short temper, anger, frustrations. So this emotion corresponds to the tangible quality that Ayurveda spoke about. कि liver में पित्त होता है, and pith, fire, is also responsible for anger and frustration. तो जिसका भी non-alcoholic fatty liver होता है, उसको anger frustration होता है. Are you saying 100%. Sure. 100%. I'll tell you what. I noticed it in my father. I always watch things in my family and I learn.
And that's how I ended up becoming a health coach, because I noticed my family suffered a lot. जब मेरे फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था किसी चीज़ पे, हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा था, उनका स्टमक बढ़ता जा रहा वो टाइम पे, एंड उनको एक्चुअली हेपेटाइटिस बी था, लिवर प्रॉब्लम, एंड हिज लिवर वुड गेट डिस्ट्रॉयड टू द पॉइंट कि लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई थी. ओके, एंड द फैमिली वॉज devastated, distraught, कि already हमारे साथ इतना अन्याय हो चुका है, समाज ने ये किया वो किया, and all of that. So this was right after my actually divorce and abusive marriage. So his liver started getting affected. He obviously had a lot of anger, frustration, helplessness कि क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ, right? रातों रात जब उनका liver transplant का सब प्लान हो चुका था, something changed in his head. Something changed in his head. He was literally like, in bed. We were, flying to and fro to meet him, giving him hope and all. And my uncle finished finding a doctor to do the liver transplant. Agle din subah he woke up and he said, I am done. I'm done being sick. I'm done being the sufferer. He got up. He went back to the beach. 10 kilometer din mein, mitti mein. 2-3 hours of walking, exercising, gym, this, that. Something in his head shifted. The driver changed the gear and the direction. Instead of heading for a crash, he said, you know what? Let's go back. I'll take control. The driver changed. The body followed. अगर driver right जा रहा है तो गाड़ी left नहीं जाएगी. This is your physical body. Your intentions controls your thoughts, and your thoughts impacts your emotions, and your emotions impacts your organs. Now, हार्ट, दर्द होता है दिल में, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, समन passes away in our life, leaves us, heart, relationships break, marriages break, death. We carry grief in our heart. Truly, this energy is always here. You clutch your heart when you have a bad news, and you also clutch your heart and gratitude when you have good news. Why not your stomach? You won an award. You're not going to hold your gut. You're literally doing this always. Yeah. So it's a very natural, intuitive intelligence inside of you that stores different emotions in different parts. Grief is always here. Lungs, sadness and depression. Now, lungs and kidneys function in pairs. If the couple in your family is not functioning properly, children have lung disorders. Because उनको नहीं पता कि पैर में कैसे फंक्शन करना. मम्मी पापा हमेशा झगड़ रहे हैं, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं. Really? It's a very deep concept. Chinese medicine believes in it. Ayurveda believes in it. Chakra, theta healing, all of these sciences believe in it. Really? Lungs and kidney malfunction when you don't know how to function as a pair. Wow. Powerful? Very. So sadness की वजह से lungs. Sadness and depression. Helplessness. When you see helplessness all around you, sadness all around you, your lungs start getting affected. And Insane. shallow breath होता है आपका. जब आप depressed होती हो, आपकी breath shallow होने लगती है. Anxiety की वजह से भी breath shallow होती है. जो इंसान खुश है, उसका breath कितना धीरे होता है. Again, going back to monks and sages who live in the mountains for their selfish reasons. They have slow breaths, long breaths. They are not anxious or sad about anything. So your depression, your sadness is stored in your lungs. Your grief and heartbreak is in your heart. Okay. So they kind of similar. It can pass on. It could begin with sadness and then end up becoming far more severe. Or it could begin with heartbreak and become depression. Your kidneys, fear and fright. And your pancreas, guilt and shame. I've always asked diabetic patients, are you feeling guilty about something? And they be like, I feel I'm not a good parent, not a good enough son. Literally, in a second, they answer that question without thinking why I asked that question. Shame. During the childhood, they were called, oh, you look like a girl. Oh, you're so dark. Oh, you're so skinny. And there was a lot of shame attached to their physiology. And they thought, this is it. This is who I am. The shame is who I am. It defines me as a person. The emotions from your childhood
builds up inside of you and always translates into a disease, whether you see the connection or not. But what about people who are born with it? Their karma plays a role. तो मतलब कोई पैदा ही अगर डायबिटिक हुआ है या Karma. पैदा ही किसी लंग की डिसीज के साथ हुआ है. Recently, I got very curious, because it broke my heart when I saw young children coming to me with serious diseases. Like literally in one consultation, I broke down. It was a Zoom consult with a patient living in the US, and he had severe case of alopecia. His eyebrows and hair completely fell off, and his skin was always bleeding from psoriasis. And he was barely 10. And he attended my workshop and he told his mother, this is the only person who's made sense to me. Let's fix my gut. And when I saw him, I just broke down. I switched off the Zoom and I told the parents, I'm so sorry, I'm unable to compose myself. I was crying. Then I turned on again. He was literally staring at me, that kid, telling me, you guys are responsible for my suffering. All the things that you've done in this universe is the reason I suffer. And he was speaking the truth. It pierced through my heart. But ये कैसे पता चलेगा कि मैं अनहेल्दी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा एक जनरेशनल ट्रॉमा है जो मुझे पता भी नहीं है मेरे पे आ गया है. Close your eyes and go inwards. इसीलिए मैं बोली वो 48 मिनट्स आप एक स्थान में बैठ जाओ, क्योंकि जिन सवालों का जवाब आपको किताबों में या मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मिलता है, उन सवालों का जवाब आपके अंदर है. आपको एक स्थान में आंख बंद करके सुखासन पोज में बैठ के या पद्मासन पोज में बैठ के आप इनवर्ड जर्नी करो, मेडिटेट. क्या पूछना चाहिए खुद से? कुछ नहीं पूछो. एक्सपेक्ट नथिंग, आस्क नथिंग. Just experience yourself. There are two ways of handling those thoughts. Either become a silent spectator. Take a step back and recognize that I am not this emotion, I am not this thought. This is my anger, this is my jealousy, and this is not me. मैं इसको outsider person की तरह देखती रहूँगी, इनके अंदर क्या हो रहा है. That's number one. Number two, आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. योर एडिटर से सर डेटा नहीं है, स्टोरेज नहीं है. आप क्या करोगे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके सारा डेटा यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे. अब रोज़ सुबह आके आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को चेक करोगे, इसमें है क्या डेटा, इसमें है क्या डेटा, चेक करना, शायद गायब हो गया होगा. नहीं करोगे ना. आप बोलोगे डाउनलोड हो गया है, वो वहाँ पे है, सेफ कबर्ड में है. अभी आपका कंप्यूटर फ्री हो गया. जो चीज़ें आपको तुरंत नहीं चाहिए वो आपने हार्ड ड्राइव में डाल के कबर्ड में डाल दिया. उसी तरह आप एक किताब लेंगे, आप अपने थॉट्स को डाउनलोड करना शुरू करोगे. उसको बोलते हैं जर्नलिंग. जब आप लिखना शुरू करते हो, योर ब्रेन इज अ मसल. इट लुक्स एट इट एंड सेज, अच्छा इसने लिख दिया ना तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. The thought that was running around in circles in your head has been downloaded on the paper. You close the book and put it away. Your brain says, I don't have to think about it. उसने याद रख के कहीं पे सेफ रख दिया है. Downloading your thoughts is a powerful way of releasing the stress and the pressure in your brain. आप डाउनलोड करते जाओ. The most powerful and richest you'll be when you have zero thoughts. Correct? Yeah, interesting. You in सब के बीच में you said about breathing something. Breathing? हाँ, you were talking about कि जब हम depressed होते हैं, shallow breath होती है. जब हम खुश होते हैं और शांत होते हैं, हमारी breath लंबी होती है. There are few animals who breathe slowly, and then they say कि डॉग बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं इसलिए दे डाई फास्टर. दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन. एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो ब्रीथ करते हैं, इसकी वजह से दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन. इज दैट ट्रू? काइंड ऑफ. ह्यूमन बीइंग्स में भी कैन यू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल? 100%. एक हिंदी में कहावत है, आई डोंट नो द राइट डायलॉग, आपको जितनी सांसें दी आप उतनी सांस ले सकते हो. इट मीन्स यू बीन गिवन सर्टन नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन योर लाइफ. तो लंबी ले लो. आप जल्दी से खत्म मत करो उसको. लंबी लो, धीरे धीरे करके सांस लो, because you probably have. It's a कहावत, but see that metaphor has a lot of meaning in it. Dogs expend their life and energy very fast by huffing and puffing and panting. Short lifespan. Turtles, elephants, whales, long deep breaths. They can even hold their breath for really long. Same rule for human beings. The only thing you can control in your physiology, by the way, is your breath. So you need to, are you saying every day should I start breathing slow? What's the practice? Conscious breathing. प्राणायाम बोलते हैं हम इंडिया में, योगा में. अब उसको ब्रेथ वर्क बोलते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग, काफ़ी सारे नाम निकल चुके हैं उसके. ओके, इट्स लाइक योगा वेंट टू यूएस एंड केम बैक एज कोलंबस योगा. कोलंबस योगा बनकर आया वापस. तो अभी आयुर्वेद का भी टाइम आ गया है. इन आवर लाइफ टाइम वी आर गोइंग टू सी आयुर्वेदा गो अब्रॉड एंड कम बैक. आई हर्ड रिसेंटली मेगन मार्कल ने अनाउंस किया था दैट मेगन मार्कल की प्रेगनेंसी के टाइम पे शी स्टार्टेड फॉलोइंग इंडियन एशियंट आयुर्वेदा, एंड
आई वॉज क्वेश्चनिंग कि मेगन मार्कल जो रॉयल फैमिली से है उसके दुनिया की सारी वेल्थ सब है, हर चीज़ का एक्सेस है, ऑल द थिंग्स, इतनी दुनिया एडवांस हो गई है, इतने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, साइंस, मेडिसिन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो क्यों इंडियन एंशिएंट आयुर्वेदा मेडिसिन पे आएगी? लाइक व्हाट्स द रीज़न नाउ टॉप ऑफ द टॉप वर्ल्ड लीडर्स, पीपल, रॉयल फैमिलीज, हर कोई ये रियलाइज कर रहा है कि इंडियन आयुर्वेदा या इंडियन एंशिएंट मेडिसिन is the answer for almost everything. Okay, two ways of answering that. Where does the sun rise? Technically, it doesn't. East, the sun rises in the east. East is the most conducive place for the growth of herbs. जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगती है जहाँ पे सूरज उगता है. तो ईस्टर्न countries are blessed to have a tropical climate that allows the growth of herbs. तो जड़ी बूटियाँ सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना में मिलती है आपको. यहाँ पे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और आयुर्वेदा बना. देन इसके बारे में इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज क्यों नहीं? वाई आर वी नॉट द लीडर्स इन द वर्ल्ड? जब हमारे पास ये 5000 सालों से तो दुनिया में इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? हमारी एक बीमारी है, अतिथि देवो भव. जब ब्रिटिश आए हम बोले आओ लूटो हमें. That's one of the reasons why we've suffered the most, because we're very generous. India was the richest country in the world. It was attacked by the most number of countries. British aaye, Portuguese aaye, French aaye, Dutch aaye, Arabs aaye, Mughals. Everybody came and plundered and looted the country. How to break the backbone of this country that has been so independent, rich and diverse? Divide and rule based on religion, gender, caste, community, and break their backbone, which is their support system, yoga, Ayurveda. And burn their universities. Nalanda University. That's what आयुर्वेद की कितनी स्क्रिप्चर्स बर्न हुए आपको पता है? There was a deliberate act to destroy Ayurveda. 18th century में the colonial rule, the East India Company established English Education Act. इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आजकल बात करने लगी हूँ. It's part of my thesis in my PhD. English Education Act was passed जहाँ पे सिर्फ the sciences taught in English were given funding for research and development. What were the sciences taught in English? Western medicine. To dump pharmaceutical medicines in our subcontinent. To improve the sales of the chemical industries that were being set up in Europe at that point in time. There was an industrial revolution happening there. इतने सारे chemical produce बनाया हमने, pharmaceutical products बनाया. कहाँ पे डाले? ऑस्ट्रेलिया में डालो, इंडिया में डालो. Dump. Our countries became a dumping ground for their products. The only way to dump these products is to break our faith in preventive healthcare life sciences like Ayurveda. आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है. आप intentions, emotions, energy, जड़ी बूटियाँ ये खा के आप ठीक हो सकते हो. 7 साल पहले जब हमने क्लिनिक शुरू किया था, I had no intention of becoming a health coach. मुझे आयुर्वेद का ए भी नहीं पता था. I just started it as a CSR. Doctors लगा दिए, therapists लगा दिए, आप करो. But there was a gap, language gap, communication gap, time gap, barrier gap. I started getting into the R&D to bridge that gap. Then I said it, and now again I say it. We're going to witness Ayurveda becoming a global phenomena and a household practice in our lifetime, not 100 years later. Ye lifetime. COVID was witness to that and proof to that. Jab COVID hua, our clinic suddenly was catapulted onto the internet. And we had students from 74 countries joining us for classes. Why? Because they're desperate for answers. They want to be in charge of their body. They don't want to be guinea pigs at the hands of the pharmaceutical companies that are injecting lifetime drugs into them with lifetime damage. You're just a number on the balance sheet. Agar aapko diabetes ho gaya, you are a cash cow to them for the next 50 years. I don't agree with that fully. I agree with the fact कि आयुर्वेदा को उसका ड्यू नहीं मिला, बट आई डोंट थिंक कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज सारा वेस्टर्न मेडिसिन सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है. आई एग्री विद यू. कुछ नहीं. देयर हैज बीन ब्रेकथ्रू इनोवेशन जो उन्होंने किया जिसकी वजह से लाखों करोड़ों जान भी बचती. आई एग्री विद यू देयर आल्सो. एंड स्पेसिफिकली विद डायबिटीज, I've seen diabetes patient left, right, center, and क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है. हाँ. एंड मैंने देखा है लोगों को कि आयुर्वेदा के थ्रू जिन्होंने ट्रीट करने की कोशिश करी, होम्योपैथी के थ्रू जिन्होंने ट्रीट करने की कोशिश करी, एंड मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू. एंड millions of people are saved because of allopathy medicine. I'll tell you where. So there is innovation. There is, वो लोग भी लाइफ बचा रहे, ऐसा नहीं है. No, I agree with you. I agree with you. I will not debate that point, okay? I also say to you, when Western medicine and Eastern sciences come together,
they can save humanity. Kaise? I agree. I'll tell you another point, okay, to support that. Western medicine is powerful when it comes to R&D, research and development. Yes. Proof of evidence. Ayurvedic science, preventive healthcare sciences like naturopathy, homeopathy, Unani help in preserving health and preventing diseases. Okay. Now, when the two sciences come together, it's powerful. Ayurveda can give you preventive curative healthcare life science for chronic lifestyle diseases like diabetes, thyroid, and all of that. This can help you with antibiotics, which happened during the Industrial Revolution, to save you from infections and diseases that can kill you overnight. COVID, pandemic, right? Anything that is mass, here they can play a powerful role to quickly arrest the disease. But even English medicine says that once you've taken English medicine, you have to take another set of medicines to recover from the side effects. Because that is for you to recover from death quickly. But ये लोग भी help करते हैं. Is what my point. Yes. I am a big believer of Ayurveda, but I'm also a big believer of allopathy. Western medicine, Western research. Western research and Western medicine. I know कि बहुत ज़्यादा Western medicine लेने से hydrogenesis हो जाता है. पर at the right time, right place अगर आप मतलब नहीं लो, हाँ, तो लाइफ ही नहीं बचती. उसके साइड इफेक्ट से दूसरी बात होगी. Correct. And अगर obviously if you have a heart attack and you're a very like healthy individual, or you're not even healthy individual, आपकी lifestyle थोड़ी सी खराब है या कुछ है, and you start practicing जो principles और foundations of Ayurveda है, बहुत कम chances आते हैं कि आपको बीमारियाँ कभी होगी भी. I also recently found out there's something called emotional constipation. Oh God. Just like emotional constipation is बहुत सारे जो unprocessed emotions होते हैं, जो unexpressed emotions होते हैं, वो अंदर build up हो जाते हैं, and then just they cause so much congestion inside your body. और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो दिखने लग जाते हैं. Let's say the moment you go in an important meeting, तुम फ्रोज हो जाते हो क्योंकि वो अंदर जो constipated memory है आपके अंदर emotions की, वो सब clock करने लग जाती है. पता वो physical constipation में भी convert होती है. Every time I meet a patient who has chronic constipation, not mild constipation. Mild constipation is because of bad lifestyle, food and nutrition. I've always asked them, do you have trouble letting go of things? They're like, I'm a control freak. I like to control everything. I said, you're controlling even your waist. Yeah. पकड़ के बैठे हो. और हर चीज़ में हो जाता है कि मीटिंग से पहले एकदम नेक स्टिफ हो जाती है, वो वहाँ पे पकड़ के बैठ जाते हैं. You're unable to let go. Congestion हो जाता है सब. Everything is there because you're not allowed. There's a traffic jam in your body. There's not free flowing thoughts, emotions and energy anymore. तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मीटिंग से पहले एंशियस फील होने लग जाता है, पेट या खाली स्टमक है तो बहुत ज़्यादा पेट में ऐसा लगता है कुछ हो रहा है. इज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल? ऑफ कोर्स. यू नो क्यों होता है ऐसा? कुछ लोगों को हर मीटिंग से पहले एंजाइटी होने लग जाती है. यू नो modern science has shown that emotions are stored in the gut. When you feel anxious, scared, excited, happy, nervous, butterflies fluttering in the stomach, you experience it here, not here, because your gut has more neurons lining its walls than there are neurons in the brain. Yes. So you experience more here than here than here. Okay? Then your gut is a second brain. Intuition आपका gut से आता है. अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपके intuition भी shitty होंगे. You'll have shitty ideas. Literally stick in the mud. Constipated मतलब. Stuck up. These words mean you're constipated and your gut is not clean. Okay? 70 to 80% of your serotonin and dopamine, which is your happiness drug, is produced in the gut. Cortisol also comes from the gut, which leads to inflammation, indigestion. फिर एंजाइटी बढ़ती है. इंडाइजेशन, एंजाइटी आर बोथ इन रिलेटेड. आप जब एंशियस होती हो तो आपको इंडाइजेशन होती है. आपको इंडाइजेशन होती है तो भी आप एंशियस होती हो. When you are experiencing anxiety, your stomach and gut cannot digest food. Your digestion is directly impacted by your emotions. जब आपको गुस्सा आता है, आप कुछ भी अच्छा भी खाओगे ना, वो खाना जहरीला बन जाता है आपके शरीर में. वो पित्त बढ़ाता है शरीर में. Agni and bile goes up. Bile from your liver, and liver is a seat of pitta, and liver also produces bile, right? And it's stored in the gallbladder. फिर आपको gallbladder stones होने लगते हैं because बहुत ज़्यादा bile होने लगे हैं. जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, उनको gallbladder stones, liver की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. Okay? इसीलिए जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे पूर्वज कहते थे, एक ग्लास पानी पी ले पहले, शांत हो जाओ, फिर खाना खाना. Never eat food when you're angry. Never eat food when you're feeling any kind of negative emotions. Fight or flight mode में जब आप रहोगे, आपको एंजाइटी, इंडाइजेशन, कॉर्टिसोल, ये सब होगा. रेस्ट एंड डाइजेस्ट जब आप करते हो, आपका ब्रेथ डीपर होता है. इट्स नॉट शैलो.
you're not running, you digest better, and you have less negative emotions. You have serotonin and dopamine. Interesting how emotions, Very interesting. gut. बहुत सब interconnected. every little thing that we do. Yeah. But ये सारे podcast करने के बाद, ये सारी conversation करने के बाद ऐसा लगता है कि यार, are we doing everything wrong? No, but we are work in progress, no? Evolution of mankind and humanity is that we're work in progress. Yeah. We'll never be perfect. But never is also a neverland. Like, it doesn't exist. Okay, because you were talking about emotions and you're talking about gut. Right? बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि healing foods भी emotional foods होते हैं. जैसे माँ के हाथ का खाना ज़्यादा heal करता है than hospital food. Any day. Right? तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हॉस्पिटल भी तो न्यूट्रिशियस मील ही बनाएगा, बट मम्मी का खाना ज़्यादा अच्छा भी लगता है और हील भी करता है. लाइक आई गेट मोर एनर्जी जब मेरी मॉम खिलाती है. जानबूझ के उस खाने में प्यार डालती है ना. What is the logic behind it? Because, and I'll tell you a true story, right? Because 70-80% of the times when I'm not traveling, 80% of the time मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्दी खाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब ट्रैवल करूँगा मेरा खाना बेकार हो जाएगा. So I've tried to maintain it this way. तो मैं मील छोटे करता हूँ, जितना मुझे खाना चाहिए उससे कम खाता हूँ. So कम करने की कोशिश करता हूँ, right? बट जब मेरी मॉम आती है, आई लव दाल बाटी व्हेन शी मेक्स, मैं एक्स्ट्रा फिल कर देता हूँ. मतलब मैं खुद को, अगर मेरे पेट में 100% जगह होती तो मैं 120% भर लूँगा. Correct. एंड आई स्टिल डोंट फील ब्लोटेड. You're well digesting. लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब मैं, और लाइक 80-90% टाइम ऐसे ही होता है. मुझे ऐसा नहीं होता. जब भी मैं यूजुअली अगर हैवी मील खाऊंगा ना रेस्टोरेंट समथिंग, मेरा नेक्स्ट डे बहुत स्लो हो जाता है. आई फील Sluggish. राइट. मॉम जब आती है, वो मेरे घर पे रहती हैं 7-8 दिन तक. मॉम साथ में रहती है मेरे साथ, और वो 7-8 दिन तक मुझे रोज़ ऐसे ही खाना खिलाएंगे कुछ ना कुछ. बट स्टिल आई डोंट फील वेरी स्लगिश, आई डोंट फील वेरी स्लीपी. There's a reason why. जब माँ खाना बनाती है ना, हर एक भिंडी, हर एक बीन्स को चेक करके बनाती है वो. तेज़ी से काम नहीं करती है, हड़बड़ी में काम नहीं करती है. Because she knows she's feeding her son, her child. You think that restaurant chef loves you like a son? No. कि अच्छा मेरे बच्चे के लिए खाना बना रहा हूँ, मैं धीरे धीरे खाना बनाऊंगा. No, right? No, कोई There's a genuine love and attention to detail that the mother puts in. बट खाना तो सेम ही है. I'll tell you. Potatoes, onion, garlic sprout हो चुके हैं. She'll say ये तो ख़राब हो गया, मैं नहीं डालूंगी सब्जी में. Sprouted potatoes, onion and garlic are poisonous for the body. इसमें glycolides होते हैं, liver और kidney को डैमेज करता है. ये शेफ़, अरे वेस्ट जाएगा, छिलका निकाल दे, बटाटा बना दे, put it in the pani puri, masala puri and all of that, right? Let's not waste. I don't care if it goes waste, the mother says. My child's health is important. Number 1, attention to detail. Number 2, she puts in a lot of love when she's cooking it. Literally, practically, tangibly, she puts in love. How? Water carries memories. The food that she touches and cooks also carries memories of the love that she's put in it. Ask a chef to cook a food with a lot of love and compassion, and ask a chef to cook food with anger. Taste the 2 different meals. It tastes different. बट ये बॉडी को कैसे पता कि मम्मी ने खाना बनाया है? एनर्जी आपको कैसे पता आपके फैन ने आपको लव दिया, हेट नहीं दिया उसमें? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है. कैसे फील हुआ आपको? शायद मैं एंग्रीली लिखूं, राज थैंक यू सो मच फॉर योर कंटेंट, सीक्रेटली आई हेट यू. हाँ, जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है अभी. नहीं, ऐसे नहीं लिखते, अच्छे से लिखते हैं. लिखते हैं ना. यू फील दैट एनर्जी. हाँ, आई नो दैट रिटन इट नाइसली. You feel the energy of your fans. The food feels the energy of your mother. And attention to detail. Non-living thing है यार, कैसे? Non-living thing. You're hurting this. अच्छा, सॉरी. नहीं, मैं खाता हूँ रोज, मुझे सब चाहिए. No bad karma I want. Okay, when I was going through your profile, this is the last question I want to ask you. आपकी प्रोफाइल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखी, that was tongue chart. वो मैंने कभी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं है. So I wanted to ask you, ये क्या होता है? टंग को देख के कैसे बीमारियां पता चलती है? You said कि टंग का ये पार्ट होता है जो हार्ट खराब होता है, स्टमक खराब होता है, लिवर खराब होता है, something like that you was talking about. What is it? Your entire body is interconnected. Correct? Are they isolated organs without any contact with other organs? No. They're all interconnected. Your nervous system is also interconnected, right? Your organs have connections with different parts of the tongue, different parts of your palm, different parts of your feet. The bottom of your feet is also connected to different organs. यहीं पे acupressure, acupuncture science काम आता है. They will literally press a point here and you will shout and they'll say, अच्छा आपका पेट खराब है. You will be like, correct. आपको कैसे पता चला? They would press the point where the stomach is, and if it's sensitive,
they'll say that organ is suffering. So traditional Chinese medicine, Ayurveda, acupuncture, acupressure, they use this science. So tongue reflexology says that different parts of the tongue correspond to different parts of your body. How exactly? It's a nervous system. It's a far deeper science, which I haven't been able to decode yet fully. But you can maintain your oral health by doing oil pulling, gargling, brushing, tongue scraping. There was one story I'll tell you. A doctor here in Goa who has treated a lot of our cancer patients. He was told that this boy in Hong Kong keeps having seizures and collapses every now and then. So the doctor said, "Aap uska tongue ka photo bhejiye mujhe when it's cleaned." He said, "This part of the brain, go check in an MRI, there might be a blood clot." Exactly where he said, they found the blood clot. Okay, exactly. By just looking at the tongue, he was able to say which part of the body had that, part of the brain had the blood clot. Now, the tip of the tongue is your heart. Then stomach, pancreas. So it literally goes from here down. If you have to remember it, you don't have to remember it. Just say that the tip of your tongue is your heart and you go backwards. What are the other organs below your heart? Intestines, pancreas, stomach. No, this way. Heart, stomach, pancreas, intestine, bladder. All the way back is colon. Right? Your left kidney. This is supposed to be left and right kidney. Liver and gallbladder. Lungs. Okay? So this is a slightly more complex science which I have not been able to master yet. But I respect that our body is a holistic piece of nature. It's not a set of isolated organs put together in the body. They're all interconnected through the nervous system, through the blood. They carry messages, and your body is constantly communicating with you. The stools that you pass every day is communicating. It's like a master checkup telling you what is happening inside the body. Your urine is communicating with you. Your tongue is communicating with you. Your palm, the bottom of your feet, your skin, face map is also communicating with you. Which part of your face has pimples and acne? See a woman with PCOS, PCOD. They'll have hirsutism, hair growth. Acne is always on the chin and the upper lip. So well prepared. This is Raj for you guys. Every part of your face corresponds to an organ. Now, this is stomach. This is lungs. पेट अगर साफ नहीं हो रहा तो यहाँ पे पिंपल्स होते हैं. लंग्स साफ नहीं हो रहा तो यहाँ पे होते हैं. यूट्रस अगर साफ नहीं हो रहा, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ यहाँ पे. हार्ट, पिंपल ऑन योर नोज. We would say in school, someone has a crush on you. Or you have a crush on someone. Because when you have a crush on someone and every time that person passes by you, you fluster and blush. There's a rush of blood to the tip of your nose. You feel it? The tip of your nose corresponds to your heart. And this is something I said in, I think, somebody else's podcast. My father would have a pimple on the tip of his nose once a year. It would be so bad, he wouldn't step out of the house for 3 days. And a few years later, he was in the hospital for his open heart surgery, multiple blockages. I made that connection much later when I started reading this. I was like, oh, I remember my dad when we were young, he wouldn't go to office for 3 days. Tip of the nose connected to the heart. Your kidneys, your liver. Your kidneys are here. That's why after a night of drinking, this is a bag of inflammation and disease. Puffy under eyes. The temples correspond to your liver. This corresponds to your liver. यहाँ पे अगर पिंपल बहुत ज़्यादा ये क्या होता है? इधर आ I was waiting for you to ask. Your small intestine and your bladder. Now, your small intestine is also where pitta, fire lives. Your pitta is high. आपको अपना body heat कम करना है. Sabja seeds, cucumber, celery. आपको pani puri, chilies, capsicum, onion, garlic. थोड़ा छोड़. We came back to the same conversation. We begin where we leave where we began. Thank you so much for doing this. I'm so glad. Thank you. It was pleasure talking to you. I could have gone. I genuinely didn't speak to you about anything that I prepared, by the way. I'm glad. You're from Indore, no? Yes. Where are you from? I am from all over. Chennai, Bangalore, Bombay, New York. So I was born in Bangalore, brought up in Chennai. Okay. Then I did my master's in Bangalore. Then I moved to Bombay. Then I moved to New York. And I came back to Bombay. Okay. So which city do you enjoy? I love New York, by the way. Oh, yeah. I love it. I've left a lot all of my people stuff don't there. like New York, but I love New York. New York has an energy which is real, which is raw and authentic. You can't pretend to be something there. Yeah. You will get thrown out. Yes. So it's like a time vortex also. New York, वहाँ पे वक्त बहुत जल्दी गुजरता है. So the vortex is such that it just sucks you in
and you're giving a lot of your time, energy, and life to make that city. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.